हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसी हो रही है आप लोगों की पढ़ाई भाई? बोलिए। लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर को, और इस चैप्टर में हम लोगों ने जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था वेपर फेज में, मतलब वाई ए वाई बी को हमने कैलकुलेट करना सीखा था। प्लस हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी लगाए थे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली जो कवर करने वाले हैं, मैं उसकी बात करूं तो थोड़ा सा आज की जो क्लास है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज की क्लास में कुछ ऐसे हम ग्राफ पढ़ेंगे, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पढ़ूंगा जो कि जेई मेंस या सम टाइम हम कह सकते हैं कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? मतलब स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया था पीछे के लेक्चर में, आपने अगर उतना कवर कर लिया है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर स्कूल पर्पज। बट अगर जेई एडवांस की स्पेशली बात करें, या हम मेंस में भी थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन जेई एडवांस लेवल के लिए बहुत अच्छी कंसेप्ट होगी। अगर मैं बात करूँ आपसे, सिंपली कुछ क्वेश्चन पूछूँ, क्या है वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि 1/p = वाई ए अपान पी नॉट ए प्लस वाई बी अपान पी नॉट बी हमने पढ़ा था। बोलो बेटा, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ा था ना हम लोगों ने? बोलो। और एक इक्वेशन होती है सम p = पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर हो गया? तो मैं दो बातें यहाँ से करूँगा। क्या वो बातें होंगी, उस बात को थोड़ा सा समझोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे कि लाइन ड्रॉ करनी है, एक ग्राफ बनाना है जिसमें P वर्सेस वाई ए और वाई बी हमें बनाना है। थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा, हमें क्या बनाना है? P वर्सेस वाई ए और वाई बी बनाना है। क्लियर हो गया? हम लोगों ने P वर्सेस एक्स ए और एक्स बी बनाना सीख लिया था ना। बोर्ड की तरफ देखोगे, थोड़ा सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फोकस करा रहा हूँ। हम लोगों ने जो लास्ट की जो भी क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि ये दो पॉइंट के बीच में होता है। वो पॉइंट में हम लोगों ने यहाँ पे वाई ए को 0 कर सकते हैं, तो वाई बी की वैल्यू 1 हो सकता है, और यहाँ पे वाई ए की वैल्यू अगर 1 करें तो वाई बी की वैल्यू 0 होगी। हम बेसिकली मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बना रहे हैं। तो बेसिकली इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था, आपको याद आ रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन ऐसी जा रही थी, एक लाइन ऐसी जा रही थी, और दोनों लाइन को हमने मिलाया था। इसको पी नॉट बी कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी हो रही थी बेटा? 0, और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो रही थी? 1। तो ये पी नॉट बी आ रहा था, और यहाँ पे पी नॉट ए होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, सब लोग कन्फ्यूज नहीं हो, इसको देखो ना ध्यान से। तो ये वाला तो हमने ग्राफ बनाया था ना। इस ग्राफ में हमें पता चला था कि टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही था, एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। लेकिन अगर हम बात करें कि वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मतलब वाई ए का अगर ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पे देखोगे 1/p = वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको और थोड़ा मैं सिंपल बनाता हूँ। सिंपल बनाने के लिए थोड़ा ध्यान से देखोगे, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/p = वाई ए अपान पी नॉट ए प्लस वाई बी को लिख सकते हैं 1 - वाई ए अपान पी नॉट बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भाई यहाँ से आपको पता है कि वाई ए प्लस वाई बी = 1 होता है, तो यहाँ से हमने वाई बी की वैल्यू 1 - वाई ए लिख दिया। तो ये 1/p विल बी इक्वल टू वाई ए अपान पी नॉट ए प्लस
वन अपान पी नॉट बी माइनस वाई ए अपान पी नॉट बी होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से हम बात करें तो वन अपान पी विल बी इक्वल टू वन अपान पी नॉट बी। क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस वाई ए को अगर कॉमन लेते हैं तो ये होगा वन अपान पी नॉट ए माइनस वन अपान पी नॉट बी होगा कि नहीं होगा बेटा। लो बन गया ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो बेटा कर्व बन गया कि नहीं बन गया, ध्यान से देखिए इसको। तो y इजकल टू देखोगे ये y इजकल टू क्या हो रहा है भाई, y इजकल टू वन अपान एक्स जैसा ग्राफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कंपेयर कर लो, यहाँ पे वन अपान पी में है, यहाँ पे y है। मीन्स अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर ड्रॉ करें, मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ड्रॉ करोगे तो बेसिकली ये एक ऐसे कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लोगे क्या बनेगा बेटा, एक कर्व बनेगा। आप ग्राफ को कैसे आया क्या आया ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि प्रेशर वर्सेस वाई ए और वाई बी मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है क्या बेटा, कर्व होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर इसी में हम बात करें लिक्विड का तो लिक्विड स्टेट होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इसको पहले ड्रॉ करो, सभी लोग कॉपी में ड्रॉ करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। मैंने बताया कि इसको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का रिलेशन देता है। ये टोटल प्रेशर इन एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज का देता है। अगर टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड का आएगा तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन रही है, दिख रहा है ना सबको। और अगर इसको हम लोग यहाँ पे निकालोगे तो ये कुछ इस तरह का कर्व बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखो ध्यान से, एक कर्व बनाएगा ना, y इजकल टू वन अपन एक्स लाइन बन रही है। तो इसको ड्रॉ कर लो पहले, कॉपी में सब लोग ड्रॉ करो, टाइम वेस्ट नहीं करें, सभी लोग कॉपी में ड्रॉ करें। बोलो भाई, बना लिया इसको, इस कर्व को बना लिया ना सबने। ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर बना लिया हो, मैं वन अपान पी वर्सेस वाई ए का अगर ग्राफ पूछूं तो क्या होगा, वन अपान पी वर्सेस वाई ए का ग्राफ बताऊं तो क्या होगा। देखो वन अपान पी क्या होगा वाई और ये क्या होगा एक्स। वन अपान पी जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा ना। बोलो क्या ऐसा होगा क्या, बट स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा होगा क्या, स्ट्रेट लाइन होगा ना। बोलोगे सभी लोग, कोई डाउट तो नहीं है आपको। ध्यान से देखोगे ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये तो कर्व होगा, y इजकल टू वन अपान एक्स लाइन बन रही है तो ये कर्व हो जाएगा। यहाँ पे होगा पी नॉट ए, पी नॉट बी सॉरी, यहाँ पे होगा पी नॉट ए। क्लियर हो गया, पीछे भी हम लोग जान चुके थे। लेकिन अब वन अपान पी नॉट है ना बेटा, वन अपान अगर पी नॉट है तो आपको पता होना चाहिए कि वन अपान पी नॉट के केस में जो वैल्यू होगी, अगर पी नॉट छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी ना। तो ये वैल्यू बड़ी हो गई और ये वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा।
तीन कर्व आपको पढ़ना है। एक तो ये 1/p वर्सेस वाई ए या वाई बी का कर्व ऐसा, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है क्या, p वर्सेस वाई ए, मतलब p वर्सेस वाई ए 1/y=1/x जैसा होगा, एक कर्व होगा। दूसरा हमें पढ़ना है p वर्सेस x से, p वर्सेस एक्सेस कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है। ये तो हमने पीछे की क्लास में ही पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था, बोलो बेटा, क्लियर हो गया। इनको ड्रॉ करो। अगर हम रफ करें इसको, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब अगर हम बात करें आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कुछ पॉइंट्स मुझे आपसे पूछना है, क्या पॉइंट पूछना है। अगर मैं वाई ए वर्सेस एक्स ए का कर्व पूछूं, क्या पूछूं बेटा, वाई ए वर्सेस एक्स ए का कर्व पूछूं या वाई बी वर्सेस एक्स बी का कर्व पूछूं। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन, क्या मेरा क्वेश्चन है वाई ए वर्सेस एक्स ए, क्लियर हुआ, बोलो बेटा। तो ये कैसे निकालोगे, या मैं पूछूं आपसे कि 1/x a वर्सेस 1/y a का कर्व क्या होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इनको कैसे निकालोगे आप लोग, मेरा ये क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1/y/1/x या y a वर्सेस x a, इन दोनों के लिए मैं पूछ दूं कैसे निकालोगे भाई, ये ग्राफ कैसे बनाओगे, मेरा क्वेश्चन ये है। तो सीधे हमें पता है, क्या हमें पता है, हमें इन्फॉर्मेशन है P0 a इंटू एक्स ए विल बी इक्वल टू P इंटू वाई ए होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन तो पता ही है कि वाई ए जो होता है P0 a इंटू एक्स ए अपान P होता है कि नहीं होता है, क्लियर हुआ। अगर इनको हम 1/, में ले जाएं तो ये क्या होगा 1/y a, और ये कितना होगा 1/, में अगर ले जाओगे तो P/P0 a इंटू 1/x a होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग 1/y a वर्सेस 1/x a का ग्राफ पूछें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये y हो गया, ये x हो गया, ये m हो गया, मीन्स ये एक लाइन होगी जिसकी स्लोप होगी P/P0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। y=mx लाइन से इक्वेट कराओगे तो ऐसा कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लो। 1/y a वर्सेस 1/x a का अगर ग्राफ हम लोग देखें तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए भाई, क्लियर हुआ। देख लो सभी लोग, आगे बढ़े, बोलिए भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ करिए सभी लोग इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिया क्या, नोट कर लो सब लोग पहले, फिर मैं हम ड्रॉ करते हैं इसको। ठीक है। अब मैं पूछूं कॉमन कर्व की मैं बात करूं, मीन्स P वर्सेस वाई ए एंड P वर्सेस एक्स ए, दोनों एक साथ हों तो देखोगे ये P होगा, ठीक है, और ये एक लाइन होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये दो लाइन होंगे ना, और हमें मालूम है एक लाइन तो ऐसे स्ट्रेट जाएगी
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये स्ट्रेट वाली समझ में आ रही है ना? ये स्ट्रेट लाइन वाली कौन है? पीछे वाला कर्व देखो तो यार, जिसमें हमने P वर्सेस एक्से का ग्राफ बनाया था। क्या बनाया था? ये P वर्सेस एक्से को रिप्रेजेंट करेगा। और एक हमने बनाया था नीचे से ऐसे, बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जो कर्व है P वर्सेस YA का कर्व है, इसलिए हमने इसको कॉमन कर्व कहा। क्या हमने कहा इसको बेटा? क्या इसको हमने कहा? कॉमन कर्व कहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देख लो। अब हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं लिक्विडस लाइन, इसको बोलते हैं लिक्विडस लाइन, और इसको बोलते हैं वेपरस लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम पीछे के कुछ क्लासेस में जाओ। मैंने कहा कोई पॉइंट A है, मैंने कहा कोई पॉइंट A है, इस पे कोई पॉइंट B दिया, इस पे कोई पॉइंट C दिया, यहाँ कोई पॉइंट D दिया, देख लेना इस लाइन पे है, एक नीचे यहाँ पे E दिया, 3 पॉइंट हमने दे दिया है, ठीक है ना? तो अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करूँ तो एट पॉइंट, अगर मैं A की बात करूँ, एट पॉइंट A ओनली लिक्विड इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए पे क्या होगा भाई? ए से ऊपर सब लिक्विड होंगे ना, नीचे वेपर आएंगे। देखो इस लाइन के नीचे वेपर्स दिख रहे हैं ना, ये वेपर वाला है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरा ये कहना है कि बेटा आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि एट पॉइंट लिक्विड होता है। इस बात को ध्यान से देख लो, इस कर्व को पहले ध्यान से देखो सभी लोग। बोलो बेटा पॉइंट ए पे क्या होगा? लिक्विड फेज होगा कि नहीं होगा? बोलिए, है ना? अगर मैं बात करूं पॉइंट बी की बात करूं तो पॉइंट बी क्या है? बबल पॉइंट होगा। मीन्स इस पॉइंट पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस और वेपर फेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एट पॉइंट सी की बात करूं तो बोलेंगे लिक्विड वेपर फेज, मतलब इस पॉइंट पे लिक्विड और वेपर दोनों होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में लगता है। पीछे की क्लासेस को आप याद करो तो जो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड वेपर जो इक्विलिब्रियम होता है वो ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट के बीच में ही हो सकता है, ना ही ड्यू पॉइंट से पहले ना बबल पॉइंट के बाद। मतलब ना बबल पॉइंट से पहले ना ड्यू पॉइंट के बाद। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए। देखो इसको, इस पॉइंट को भी देखिए, क्लियर हो गया कि नहीं होगा? सी पॉइंट पे अब मैं बात करता हूं एट पॉइंट डी, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। मीन्स ड्यू पॉइंट आपको मालूम है कि पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। और मैं बात करूं एट पॉइंट ई तो लिखोगे ओनली वेपर्स आर प्रेजेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो ना। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? बोलो। बनाओगे इसको? बनाओगे इसको? बोलो भाई। कॉमन कर्व या हम बोलते हैं इन दिस कर्व बोथ लिक्विड एंड वेपर composition
सो समझ में आ रहा है कि नहीं, इस कर्व में लिक्विड वेपर कंपोजिशन दोनों को शो किया गया है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है। सबसे ऊपर पॉइंट ए, जस्ट स्टार्टिंग पे पॉइंट बी, बीच में पॉइंट सी, फिर डी, फिर ई। ए पॉइंट पे सिर्फ लिक्विड, बी पॉइंट पे लिक्विड का पहला ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट हुआ, मीन्स बबल पॉइंट बोलोगे। बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो सकता है, मतलब वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम फेज होगा। डी पॉइंट पे ड्यू पॉइंट होगा, मतलब ड्यू पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिस पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा बेटा, वेपराइज हो जाएगा। मतलब ड्यू पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ नीचे क्या होंगे बेटा, गैस होंगे ना, कि कोई भी हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नहीं बचे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इन पॉइंट्स के बीच में ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ से लिख सकते हो, इन फ्रॉम above curve we can say liquid vapor equilibrium can stabilize between point B and D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करो इसको सभी लोग, ध्यान से नोट करिए इसको। नोट करिए सभी लोग। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़े। चल बेटा, मैं इसको रफ करता हूँ, पूरा रफ करता हूँ, पूरा हम लोग रफ करते हैं इसको। मैंने बोला था थोड़ा सा ये टफ है, मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में खूब क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे भी, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, परेशान नहीं होना है आपको, क्वेश्चंस भी करेंगे। मेरा अब जैसे मैं बात करूं तो हम लोग अगर इस कर्व को दोबारा देखें तो ये हमारा कर्व है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा कर्व लाइन है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे रीडिंग पूछूं इस कर्व का, क्या पूछूं? रीडिंग ऑफ दिस कर्व की बात करूं, मतलब इस कर्व का या इस ग्राफ का रीडिंग मैं पूछूं, तो कैसे रीड करोगे? हाउ टू रीड दिस ग्राफ, मेरा ये क्वेश्चन है। मैं आपसे बता रहा हूं, ये लिक्विडस लाइन है, लिक्विडस लाइन है, और ये वेपरस लाइन बोलते हैं, वेपरस लाइन बोलते हैं। मैंने कहा एक हमें पॉइंट यहाँ है, ये कोई प्रेशर है P, तो यहाँ से ड्रॉ करो एक लाइन, ये इसको जहाँ कट करेगा, देखो ध्यान से, इस पूरे ग्राफ में कोई प्रेशर P है, अगर यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये जहाँ पे इस कर्व को कट करता है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, ये जहाँ पे कट करेगा ना, ये बेटा देगा किसको? सम एक्स से और एक्स बी को देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो लिक्विड कर्व है, उस लिक्विड कर्व को टच करता है जहाँ से, वहाँ से अगर एक्स एक्सिस पे हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन, तो वो सीधे हमें एक्स से और एक्स बी देगा, बिकॉज एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। और ये लाइन कौन सा है? लिक्विडस लाइन है। अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, देखो इसको यहाँ काट दिया, अगर यहाँ पे इसने कट किया तो देखोगे यहाँ पे कट करने के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली? ये वाई ए और वाई बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा।
देखो ध्यान से, किसका देगा इन्फॉर्मेशन, वाई ए और वाई बी का देगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई गैस है तो गैस से अगर आपको लिक्विड बनाना है तो क्या करना होगा बेटा, प्रेशर बढ़ाना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी लिक्विड्स को आपको किसी गैस में कन्वर्ट करना है, अगर किसी लिक्विड को किसी गैस में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करोगे भाई, गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें मालूम है क्या करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर बढ़ाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर लिक्विड से गैस में जाना है तो प्रेशर को क्या करना होगा बेटा, कम करना होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया? ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए, इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसको रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग पे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कॉमन कोई कर्व आ गया जिसमें लिक्विडस और वेपरस दोनों कर्व या लाइन हमें शो हो रही हो, उनकी रीडिंग आपको बतानी हो, तो किसी प्रेशर पे लिक्विडस लाइन को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किस पे, एक्स एक्सिस पे। जहाँ पे कट करेगा वो फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज होगा। यही जहाँ पे अगर ये वेपरस लाइन को कट करेगा वहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो हमें बताएगा किसका बेटा, वो बताएगा फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, वेपर ऑफ ए एंड बी। समझ में सबको आ गया कि नहीं आ गया? इस इन्फॉर्मेशन को नोट करो कॉपी में, सभी लोग कॉपी में नोट करो। समझ में आ रहा है? रीडिंग ऑफ द कर्व हम आप इसको समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, रीडिंग ऑफ द कर्व समझ सकते हो। नोट करो सभी लोग। नेक्स्ट की बात करोगे तो बेसिकली अभी हम लोगों ने वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन दोनों का कंबाइन हमने ग्राफ प्लॉट किया था और उसकी रीडिंग हमने पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना है टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम, या इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कर्व। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा याद रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। मतलब अगर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सपोज ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मैं क्या कहूँगा कि कम होगा। भाई देखो ना, वेपर्स कब ज़्यादा होंगे, जब वो वेपर्स ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बाहर ऊपर जा रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा वेपराइज होने की टेंडेंसी कम होगी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो। मैंने कहा कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 100 डिग्री पे जाके बॉईल हो रहा है, दूसरा 80 पे हो रहा है, तो वेपर सबसे ज़्यादा कौन देगा, जो 80 पे हो रहा होगा वो देगा कि नहीं देगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली होता है। एग्जैक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो थोड़ा सा हायर स्टडी में हमें देखना होता है। लेकिन अगर मैं कर्व की बात करूं तो बेसिकली कुछ इस तरह का कर्व हमारे लिए बनेगा। मैं आपको बता दूं, हमने इस तरह से एक कर्व बनाया है, इस कर्व में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको सीखना है। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर होगा तो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया है। बेसिकली मैं बताऊँ तो ये जो रीजन है ना बेटा, इस रीजन को देखोगे, ये जो रीजन होता है, ये इस रीजन में लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो ऊपर होता है सिर्फ और सिर्फ वेपर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वेपर्स होते हैं। और जो नीचे होता है वो क्या होता है बेटा, सिर्फ लिक्विड होते हैं। मतलब इस कर्व के नीचे लिक्विड, इस कर्व के ऊपर सिर्फ क्या, वेपर, और इन दोनों के बीच में लिक्विड वेपर्स दोनों होते हैं। मतलब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो सकता है। अब मेरी बात समझना, तुम देखोगे कि यहाँ से हमें दिखेगा वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो टी सी ग्रेटर देन टी नॉट बी है कि नहीं है। मीन्स हम कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज़ लेस वोलेटाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है तो लेस वोलेटाइल होगा। और यहाँ पे बी क्या होगा, इज़ मोर वोलेटाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस इन्फॉर्मेशन को आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख दूं, लिखोगे क्या पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट्स है हमारे लिए। पॉइंट्स क्या है मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, है क्या कि इफ़ अ लिक्विड
हैज हायर वेपर प्रेशर एट अ particular टेम्परेचर, ठीक है, देन इट हैज लोअर, क्या बेटा, वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है, क्या बात कहा जा रहा है कि इफ़ अ लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर देन इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। लोअर क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात लिखोगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट, in a solution of two volatile component, the vapor phase is richer to more volatile component, while liquid phase is more richer to less volatile कंपोनेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ी सी इस बात को समझोगे तुम लोग, थोड़ी इस बात को समझ लेंगे आप लोग। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा है इफ़ अ लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर देन इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, पहली बात। दूसरी पॉइंट लिखा है कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट द वेपर फेज इज रिचर टू मोर वोलेटाइल कंपोनेंट while liquid phase is more richer to less volatile component। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब क्या है कि दो वोलेटाइल कंपोनेंट में जो वेपर फेज होगा वो किसके पास होगा? जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके पास होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। वेपर फेज मोर वोलेटाइल के पास में होगा एंड जो लेस वोलेटाइल होगा वो लिक्विड फेज की तरफ होगा। भाई आपको समझ में आ रहा है? जो लेस वोलेटाइल होगा वो तो वेपराइज होगा ही नहीं, वो कम वेपराइज होगा ना, तो वो लिक्विड में बना रहेगा। जो मोर वोलेटाइल होगा वो वेपर की तरफ जाएगा तो वो वेपराइज होगा। बोलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बेसिकली इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन नाम देते हैं। क्या देते हैं? डिस्टिलेशन नाम देते हैं, या हम इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या हम इसको बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन तुमको शेयर करूं तो अगर किसी टेम्परेचर पे तुमको इसको रीड करना पड़े तो यहाँ पे जिसको कट करेगा उस पोजीशन पे आपको क्या ज़्यादा मिलेगा बेटा? बोलो। इस पोजीशन पे आपको C ज़्यादा मिलेगा ना, लेकिन अगर यही कर्व इसको यहाँ कट करता है तो इस पोजीशन पे क्या ज़्यादा मिलेगा? B ज़्यादा मिलेगा ना आपको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। रीडिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि अगर टेम्परेचर किसी टेम्परेचर पे यहाँ पे कट करके अगर इसको मिलाओगे तो इस इधर C का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, और अगर यहाँ पे कहीं कट करता है तो B का कंपोनेंट ज़्यादा होगा। मतलब जितना इधर जाओगे तो 100% B की प्रोबेबिलिटी होगी, जितना इधर आओगे 100% C की प्रोबेबिलिटी होगी। ये आपको समझना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको 2-3 बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। ये कर्व हमारे सिलेबस में सिर्फ JEE एडवांस में है, ठीक है ना। कुछ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ाऊंगा, वहाँ भी 1-2 जगह आएगा। आप इस कर्व के नेचर को ऐसे याद कर लोगे,
इसको बनाने के लिए कोई लॉजिक नहीं है हमारे सिलेबस में। ऐसे ही बस आपको समझ लोगे कि ऐसा ही दो कर्व होंगे जो एक दूसरे को कवर कर रहे होंगे। इसके ऊपर वेपर होगा, इसके नीचे लिक्विड होगा, यहाँ लिक्विड वेपर दोनों के बीच में होंगे। इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट करिए। आगे हमें पढ़ना है बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बोला था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पढ़ना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे सिलेबस में है, इसलिए इसके बाद हम सीधे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ मूव करेंगे। आप लोग इसको नोट करो कॉपी में सभी लोग, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना है, ठीक है ना। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनरिच डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली है क्या, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मैं बात करूँ तो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज टू सेपरेट द टू वोलेटाइल कंपोनेंट विच आर मिक्स विथ ईच अदर। मेरी बात को समझना। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की मैं बात करूं तो लिखेंगे दिस मेथड यूज टू सेपरेट टू वोलेटाइल कंपोनेंट which have different boiling point। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम कह सकते हैं which have different volatile nature। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम कह सकते हैं with the help of fractional distillation, with the help of fractional distillation। आप पहले लिख लो इस पॉइंट को, मैं बता रहा हूँ, लिख लो पॉइंट, with the help of fractional distillation। कॉपी में नोट करो सभी लोग इसको। विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड इज सेपरेटेड, इज सेपरेटेड, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे इज सेपरेटेड। आगे लिखोगे इट इज अप्लीकेबल फॉर, it is applicable for ideal solution, ideal solution and applicable for those liquid mixture, for those liquid mixture which have difference in volatile nature, which have difference in volatile nature, that means difference in boiling point। मैंने लिखा था this method used to separate two volatile component which have different boiling point or different volatile nature, और different वोलेटाइल नेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट है हमारा। अब क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे, थोड़ी सी मेरी बात को समझोगे। मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, अगर इस पॉइंट को हम रफ कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट को रफ कर रहा हूं और एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊं। हमने कहा ये हमारे पास एक कंटेनर है भाई, एक हमारे पास कंटेनर है इस तरह से, है ना। इस कंटेनर में हमने कोई दो लिक्विड ए एंड बी को फिल किया है। हमने कहा ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। क्या मैंने कहा? ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हमें मालूम है, या हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
बी इज मोर देन ए, ये बात भी हम कह सकते हैं। पीछे का जो हमने डिस्कशन किया उससे ये भी कह सकते हैं। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ से अगर वेपराइज करेंगे तो ए मोर वोलेटाइल है, तो ए का जो कंपोनेंट होगा वेपर फेज में ज़्यादा जाएगा ना, बोलो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाई ए मिलेगा और वाई बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलते नहीं हो तुम लोग। तो आप एक बात बताइए कि ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप इनको हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके वेपर्स कम जाएंगे ऊपर। भाई मैंने कहा ऐसे समझो, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री है सेंटीग्रेड और बी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हीट करना शुरू करोगे, एक्सपेरिमेंट देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर हीट करना शुरू करोगे तो ए पहले वेपराइज होना शुरू हो जाएगा ना, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पहुँच जाएंगे। 120 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करोगे तो आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों सबसे ज़्यादा ए का यहाँ पे फ्रैक्शन पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा, बोलो क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने कंडेंस किया। क्या किया बेटा, कंडेंस किया, और कंडेंस करके एक कंटेनर में हमने रख लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम कंटेनर में यहाँ पे रखोगे तो यहाँ भी ए और बी दोनों होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पता होगा कि ये लिक्विड फेज में एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी करोगे, आपको मालूम होगा कि एक्स डैश ए ज़्यादा होगा किससे, एक्स डैश बी से। क्यों भाई, बोलो भाई, एक्स डैश ए क्या है, बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, किस में, सेकेंड कंटेनर में। ये सेकेंड है, ये पहला है, पहला में एक्स ए एंड एक्स बी है, पहले में एक्स ए एंड एक्स बी है, हीट किया वाई ए एंड वाई बी में चला गया। अब इन पूरे वेपर्स को हमने कंडेंस करके यहाँ लिक्विड बना लिया। तो यहाँ पे अमाउंट किसका ज़्यादा है, वाई ए का अमाउंट ज़्यादा है ना, तो जो जब कंडेंस करोगे तो ये वेपर्स ही तो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो वाई ए यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब जितना वाई ए होगा यहाँ एक्स ए के फॉर्म में आ जाएगा, तो एक्स ए का अमाउंट क्या होगा, वाई बी से ज़्यादा होगा। सपोज इसको हीट अगर करोगे तो फिर से ये वेपर्स के फॉर्म में आएंगे, फिर ठंडा कर दो, एक कंटेनर में कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा वाई डैश ए और यहाँ मिलेगा वाई डैश बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दो फेज मिलेंगे, वाई डैश ए एंड वाई डैश बी। अब फिर से अगर ठंडा करोगे तो ये क्या होगा, ये वाई डैश ए, यहाँ एक्स डबल डैश ए एंड एक्स डबल डैश बी होगा कि नहीं होगा, देख लो ध्यान से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बी होगा बहुत कम हो जाएगा ए के कंपेयर में ना। क्यों भाई, क्योंकि बी तो वेपराइज ही बहुत कम हो रहा होगा। फाइनली अगर एक एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे समय तक करोगे तो एक ऐसा समय आएगा जब हमें कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, ए ही मिलेंगे, एक्स से ही मिलेगा। एक्स बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अगर एक्स बी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ प्रेशर किसका होगा, पी नॉट ए हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपने क्या देखा कि अगर दो मिसिबल सब्सटेंस हैं, दोनों के वेपर प्रेशर अलग अलग हों, या हम कह सकते हैं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, तो इनको हम बार बार डिस्टिलेट करके इनके हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस मेथड को ही बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। पहले इसको बनाओ के, सभी लोग इसको पहले बनाओ, कॉपी में लिखो, लिखिए सभी लोग इसको, मेरे कॉपी में इसको बना लोगे। पहला कंटेनर है जिसमें ए और बी दोनों हैं, हीट करोगे वाई ए बनेगा, वाई बी बनेगा। वाई ए का अमाउंट वाई बी से ज़्यादा होगा, वाई ए क्या होगा, वाई ए मोर देन वाई बी, ऐसा करोगे। फिर ठंडा करोगे तो यहाँ पे एक्स डैश ए बनेगा जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा एक्स डैश बी से। फिर हीट करोगे तो वाई डैश ए होगा जिसका अमाउंट वाई डैश बी से ज़्यादा होगा। यहाँ हीट करोगे तो एक्स डबल डैश ए ज़्यादा होगा एक्स डबल डैश बी से। एक ऐसा समय आएगा
जब B 0 हो जाएगा, वेपराइज हो ही नहीं रहा होगा, और A सिर्फ बच जाएगा, मीन्स इस दोनों को अलग हमने कर लिया कि नहीं कर लिया। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लो कॉपी में, फिर मैं इन्फॉर्मेशन तुमको बताऊं, इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बताऊं। नोट करिए सभी लोग कॉपी में। क्या इन्फॉर्मेशन मुझे बताना है, ध्यान से सुनोगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ बेटा। देखो, क्या मैं वाई ए इजकल टू एक्स डैश ए लिख सकता हूँ? देखो, वाई ए इजकल टू एक्स डैश ए लिख सकता हूँ। क्यों? जो ए का वेपर है वो पूरा लिक्विड बन गया यहाँ पे ना, तो दोनों का फ्रैक्शन आपस में इक्वल। और वाई बी इजकल टू एक्स डैश बी लिख सकता हूँ, पहली बात, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग क्या? दूसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? देखोगे, वाई डैश ए विल बी इक्वल टू एक्स डबल डैश ए एंड वाई डैश बी इजकल टू एक्स डबल डैश बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया है ना? देख लो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या है कि जो वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स होंगे, नेक्स्ट कंडेंसेट जो बनेगा उसमें लिक्विड के जो मोल फ्रैक्शन होंगे उनके बराबर हो जाएगा। दिस विल बी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इसको अगर आप जान लेते हो तो क्वेश्चंस जो भी होंगे, मतलब क्वेश्चन सारे इन्हीं पे बेस्ड आएंगे और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लोगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, वाई ए वाई बी वेपर फेज में ए और बी का क्या है? मोल फ्रैक्शन। वाई ए ज़्यादा है, ठीक है, वाई बी कम होगा क्योंकि ए मोर वोलेटाइल है, ए इज़ मोर वोलेटाइल मैंने कह दिया, ठीक है। अब जब ठंडा करोगे, अगर इसको कंडेंसेट करोगे, यहाँ पे डिस्टिलेशन अगर करोगे, ठंडा करोगे, तो कंडेंसेशन में क्या करोगे? इसको वाई ए यहाँ पे एक्स डैश ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि पूरा वेपर यहाँ पे ठंडा हो गया, पानी बन गया, ठीक है। फिर हीट करोगे तो वाई डैश ए वाई डैश बी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वाई डैश ए ज़्यादा होगा वाई डैश बी से। अब फिर से ठंडा करोगे तो यहाँ पे लिक्विड बनेगा, लिक्विड का सपोज मोल फ्रैक्शन एक्स डबल डैश ए होगा, ये बराबर किसके होगा? वाई डैश ए के बराबर होगा। इसी तरह से एक्स डबल डैश बी किसके बराबर होगा? वाई डैश बी के बराबर। मतलब बहुत सारा इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करके उनको इक्वेट करा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जो इम्पॉर्टेंट थर्ड पॉइंट होगा, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ऐसे लिखोगे। क्या लिखोगे? The value of P naught A and P naught B do not change during the process। इस प्रोसेस में ये चेंज नहीं होगा, इस बात को समझोगे। ये तो पहले भी हमने पढ़ा है ना कि जो वेपर प्रेशर होता है वो कंटेनर के शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए पी नॉट ए और पी नॉट बी तो सारे एक्सपेरिमेंट के लिए एक जैसा ही रहेगा, अब उसमें कोई चेंज नहीं होना। इनको नोट करोगे, आगे हम लोग क्वेश्चन लगाने हैं भाई। इसको पहले पूरा नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था, है ना। अब हमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि ये एक हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में A प्लस बी मतलब 2 मिसिबल वोलेटाइल सब्सटेंस है ना। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मैंने कहा है कि अगर P नॉट ए की वैल्यू 200 mm ऑफ Hg है और P नॉट बी की वैल्यू 300 mm ऑफ Hg है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Na की वैल्यू
2, NB की वैल्यू 3 आपको दिया है। अब हमने इसको हीट किया तो वेपर्स बनेंगे और फिर से इसको हमने कंडेंस कर दिया। कंडेंस करने के बाद इसको हमने दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा है कि x-a क्या होगा, x-b क्या होगा, पहली बात। तो दूसरा मैंने पूछा है कि y-a एंड y-b क्या होंगे। मतलब अगर कंडेंस करके फिर से अगर हम हीट करें इसको तो यहाँ बबल के फॉर्म में ये कलेक्ट होगा ना, ये लिक्विड ऊपर जाएगा। तो वहाँ मैंने y-a एंड y-b आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 2 मिसिबल वोलेटाइल कंपोनेंट A and B आर मिक्स टुगेदर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A is 200 mm of Hg and vapor pressure of pure B is 300 mm of Hg. Moles of Na and B are 2 and 3 respectively. Then calculate the mole fraction in liquid phase of first condensate, that is x-a and x-b, and mole fraction of first condensate in वेपर फेज, दैट इज y-a एंड y-b। ये पहला कंडेंसेट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेट बोलते हैं, है ना। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कंडेंसेट बनते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कैसे इसको सॉल्व करोगे, जस्ट मैंने आपको टाइम दिया है इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? चलो सॉल्व करें क्वेश्चन को। बोलिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आपसे पूछूं तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, प्रोसेस समझोगे। यहाँ पे y-a होगा एंड y-b होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या y-a इजकल टू x-a एंड y-b इजकल टू x-b लिख सकते हैं कि नहीं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रिमार्केबल जो पॉइंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले जो कंटेनर में हीट करने पे जो वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ठंडा करके कंडेंसेट करके ही तो हम दूसरे कंटेनर में इनको लिक्विड बना रहे हैं। मतलब वेपर के जो मोल्स होंगे या मोल फ्रैक्शन की मैं बात करूं, वो इस कंटेनर में जो लिक्विड होगा उसके बराबर होगा। इसीलिए हमने y-a इजकल टू x-a एंड y-b इजकल टू x-b निकाला। अब मैं आपसे पूछूं, पहले P निकाल लेते हैं। P होगा P0a इंटू एक्स ए प्लस P0b इंटू XB। क्लियर हो गया? अब P0a क्या होगा, थोड़ी सी मेरी बात समझना। P0a की मैं बात करूँ तो आपको दिया है 200। XA की वैल्यू कितना होगा, देखो भाई 2/5 होगा कि नहीं होगा, प्लस P0b कितना दिया है 300 इंटू कितना बेटा 3/5। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो ये होगा 80 प्लस 180। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये बैठेगा हमारा 260 mm ऑफ Hg। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सबको मालूम है कि जो y-a होता है वो बताओगे, वो होता है P0a इंटू XA डिवाइडेड बाई P। ठीक है, तो ये कितना बैठेगा बेटा,
पी नॉट ए कितना 200 इंटू एक्स है कितना 2/5 डिवाइडेड बाई पी कितना देखोगे 260। मीन्स यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना बैठेगा, ये 80/260 बैठेगा। यहाँ पे देखोगे ये अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाई कितना 4/13। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम बात करते हैं वाई बी की, तो वाई बी कितना होगा देखोगे पी नॉट ए इंटू एक्स की जगह आप लिखोगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइडेड बाई पी लिखोगे। ये ऊपर वाला होगा 180 डिवाइडेड बाई 260, यहाँ से ये कैंसिल होगा 9/14 होगा। बस में आ रही कि नहीं आ रही, कितना होगा बेटा 9/13 9/13 ठीक है ना, ये 9/13 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इस कैलकुलेशन को देखोगे सभी लोग, बोलो। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया ना बेटा, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। देख लो पहला क्वेश्चन कैसे कर लिया। पहले क्वेश्चन से अगर मैं आपसे पूछूं तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन y ए इजकल टू एक्स डैश ए मीन्स क्या 4/13 और वाई बी इजकल टू एक्स डैश बी कितना होगा 9/13। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने बना लिया। नाउ हमें दूसरा इसका पार्ट कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे निकालोगे बोलिए। वो अगर मैं आपसे निकालने की बात करूं तो बड़ा आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखोगे इसको रफ़ करूं क्या, इधर मैं रफ़ कर देता हूं। अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं तो हमें एक इक्वेशन ऐसे भी पता है ना, देखोगे ध्यान से कि 1/p इजकल टू वाई ए अपान पी नॉट ए प्लस 1 ऐसे देखोगे प्लस वाई बी अपान पी नॉट बी। ये इक्वेशन पता है बेटा, देख लो। अब यहाँ से 1/p इजकल टू वाई ए अपान पी नॉट ए है ना, बोलो। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वाई ए अपान क्या बेटा पी नॉट पी। अब सभी एक टर्म में हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ से p निकाल लोगे, यहाँ से p निकाल लोगे। फॉर सेकेंड कंटेनर की अगर मैं बात करूँ तो p इसके लिए क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स डैश ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स डैश बी। एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी निकाल लिया तो p यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, बोलो बेटा। देखो क्वेश्चन को ध्यान से इधर बोर्ड की तरफ। यहाँ से हम लोग वाई डैश ए एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी निकाल लिया। वो लिक्विड फेज में कंटेनर 2 के लिए क्या होगा मोल फ्रैक्शन होगा। तो कंटेनर 2 में वेपर प्रेशर कितना होगा टोटल, वो निकालने के लिए राउट लॉ हमने फिर से यूज किया है। देखो यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स डैश ए करोगे, पी नॉट बी इंटू एक्स डैश बी, बिकॉज पी नॉट ए एंड पी नॉट बी डू नॉट वेरी विद द शेप ऑफ कंटेनर और अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये इंडिपेंडेंट होता है वेपर प्रेशर, ये पहले हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों को, देख लीजिए ये क्लियर हो गया ना। अगर ये क्लियर हो गया तो आप ऐसे समझोगे कि फॉर कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ से P निकालना है तो P कितना होगा, देखो पी नॉट ए के मतलब कितना 200 इंटू 9/13 नहीं 9/13 नहीं 4/13 कितना बेटा 4/13 प्लस यहाँ से होगा 300 इंटू 9/13। यहाँ से P निकल गया कि नहीं निकल गया। अगर P निकल गया पी नॉट ए पी नॉट बी आपको पता है, P पता है, यहाँ वाई ए ही तो एक वेरिएबल है। तो वन इक्वेशन वन वेरिएबल से आप वाई ए नहीं निकाल लोगे, वाई ए निकल जाएगा। सपोज वाई डैश ये करोगे ऐसे, यहाँ वाई डैश ये लोगे क्योंकि हमने उसके लिए निकालना है। बोलो आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देख लीजिए सभी लोग इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए। देखो बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन।
हमें एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी निकालना है, वाई डैश ए एंड वाई डैश बी निकालना है। एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी इक्वल टू वाई ए एंड वाई बी के बराबर होगा, ऊपर मैंने लिखा है। वहाँ से हमने एक्स डैश ए एक्स डैश बी निकाल दिया। वाई डैश ए एंड वाई डैश बी क्या होगा, पहले कंटेनर में जो दूसरे कंटेनर में कलेक्ट वेपर होगा। अब दूसरे कंटेनर में कलेक्ट वेपर को निकालने का जो तरीका मैंने आपको बता दिया था, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब ये ऊपर कलेक्ट हो जाएगा भाई। उसके लिए फार्मूला 1/p इक्वल टू वाई डैश अपन पी नॉट ए प्लस वाई डैश बी अपन पी नॉट बी। ठीक है, इस फार्मूले से ये हम निकाल दिया। अब p निकालना है दूसरे वाले कंटेनर में, यहाँ से हमने निकाल दिया। यहाँ पुट करो, इस p को यहाँ पुट करो, पी नॉट ए की वैल्यू पुट करो, पी नॉट बी की वैल्यू पुट करो, और आपको क्या मिलेगा बेटा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? बोलिए, सॉल्व कर लोगे सभी लोग? इसको देख लो ध्यान से, आप अटेम्प्ट करोगे इसको, ठीक है ना? नोट करो इसको बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन दे रहा है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल इमिसिबल लिक्विड ए एंड बी फॉर विच पी नॉट ए इजकल टू 300 टॉर एंड पी नॉट बी इजकल टू 400 टॉर, if mole fraction of A in vapor phase is 0.3 then determine the component of vapor over liquid। component of vapor over liquid, इस बात को समझोगे, मतलब एक ये कंटेनर हम लोग ये जूम कर लेते हैं, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड A एंड B फील्ड हैं। जब इसको हम वेपराइज करेंगे तो यहाँ वेपर्स कनेक्ट हो गए ना, तो कह रहा है कि इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मतलब वाई ए की वैल्यू आपको दिया है 0.3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ओवर लिक्विड। मतलब अब ओवर लिक्विड फिर से पूछा जा रहा है, मतलब उसको कंडेंसेट किया गया होगा ना दोबारा, यही चीज़ थोड़ी पूछी जा सकती है। तो आप इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर पूछा जाए तो आपको दूसरे कंटेनर में कंडेंस करके वाई डैश ए आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वाई डैश ए एंड वाई डैश बी आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है। यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बोल बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना? बोलो। मतलब आपको वाई ए दिया है, वाई डैश ए एंड वाई डैश बी आपसे पूछा गया है। आप लोग अटेम्प्ट करो, 2 मिनट का मैंने आपको टाइम दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप कोशिश कर लीजिए, ठीक है? आपको पता है ना कैसे करना है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम ही है। एक कंटेनर यहाँ है, इसको कूल करके हमने यहाँ किया, डिस्टिलेट फॉर्म किया, फिर यहाँ पे वाई डैश ए एंड वाई डैश बी की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। आप लोग अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे? चलो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ से वाई डैश ए वाई डैश बी निकालना है तो 1/p विल बी इक्वल टू, आप लिख सकते हो ना, वाई डैश ए अपान पी नॉट ए प्लस वाई डैश बी अपान पी नॉट बी
पीछे के फॉर्मूले में हमने यूज किया है, ये लिख सकते हैं 1/p इजकल टू वाई डैश ए अपान पी नॉट ए प्लस वाई डैश ए को लिख सकते हो, वाई डैश बी को लिख सकते हो 1 माइनस वाई डैश ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आपको पता है, पी निकालना होगा और पी निकालने के लिए क्या करोगे, हमें मालूम है वाई ए इजकल टू एक्स डैश ए एंड वाई बी इजकल टू एक्स डैश बी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एक्स डैश ए की वैल्यू कितनी हो गई 0.3, एक्स डैश बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.7। क्लियर हो गया? यहाँ से निकाल सकते हो ना, वाई ए की वैल्यू 0.3 दिया है तो वाई बी कितना 0.7 एंड वाई ए वाई बी के वैल्यू के बराबर ये होगा, यहाँ से पी कितना होगा पी नॉट ए इंटू एक्स से, इंटू क्या होगा बेटा एक्स से होगा ना, मतलब एक्स डैश ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स डैश बी। यहाँ से देखोगे पी नॉट ए की वैल्यू कितना है, पी नॉट ए की वैल्यू दिया है 300 इंटू एक्स ए की वैल्यू 0.3 प्लस दूसरा दिया है 400 इंटू 0.7। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ से पी आ गया, इस पी को यहाँ पुट करिए, आपको एक इक्वेशन एक वेरिएबल नहीं दिख रहा है, देखो ना, यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलिए, देख लो क्वेश्चन को, डाउट हो तो पूछो मुझसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ आपको क्या समझना है, ये इसका मतलब समझना है, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है, ये इसका मतलब। देन डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ वेपर ओवर लिक्विड। कंपोनेंट ऑफ वेपर ओवर लिक्विड, भाई यहाँ तो तुम देख रहे हो ना, वाई ए आपको दे दिया तो ये पूछने कोई मतलब ही नहीं है। ओवर लिक्विड ये तो ये कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ बनेगा। अब आप एक चीज़ समझो कि इसकी इन्फॉर्मेशन दिया है, मीन्स इसी की बात की जा रही होगी ना। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? इस क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे करना है, समझ में आ गया? फिर से मैंने एक इक्वेशन यहाँ बना दी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पी यहाँ से निकाल लिया, पी नॉट ए आपको पता है, पी नॉट बी पता है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट करो इसको कॉपी में सभी लोग।